जय हिंद साथियों, मैं आपका फ्रेंड विजय आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटी टेक्निकल पावर टिप पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी जो हमारी क्लास चल रही है, हम रेलवे के प्रीवियस ईयर साइंस के क्वेश्चन को देख रहे हैं। तो जो भी दोस्त हमारे चैनल से नए जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को अधिक से शेयर भी जरूर कीजिएगा। पिछली क्लास में जो हमने क्वेश्चन किए थे उसके आगे हम क्वेश्चनों को शुरू करते हैं, देख लेते हैं। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जलीय विलयन में किसी अम्ल या क्षार में क्या परिवर्तन होता है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो क्षार जल में OH माइनस आयन निर्मित करते हैं, क्षार जल में H प्लस आयन निर्मित करते हैं, क्षार जल में H3O प्लस आयन निर्मित करते हैं, और ये पूछा गया अम्ल जल में OH माइनस आयन निर्मित करता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया। तो आपको पता होगा कि विलयन में जब अम्ल या क्षार को घोलने से क्या होता है, तो कौन सा आयन निर्मित होता है, ये आपसे पूछा गया है। इसका आंसर बताइएगा क्या होगा। तो क्षार को जब हम जल में घोलते हैं तो OH माइनस आयन प्रदान करता है, ये आप सभी को पता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। शुष्क HCl गैस के संपर्क में लाए जाने पर सूखे नीले लिटमस पेपर के रंग पर क्या असर होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो एक शुष्क HCl गैस का है, आपको दे रखा है, और सूखे नीला लिटमस पेपर आपके पास में, तो उसका रंग क्या होगा जब इसको आएगा। तो आप पता होगा कि शुष्क HCl गैस पर लिटमस पेपर पर लाया जाएगा तो उसका रंग नहीं बदलेगा, ध्यान रखिएगा। रंग क्यों नहीं बदलता? क्योंकि जब जल के अणु HCl में होते हैं तभी वो क्या करता है, जो अपनी अभिक्रिया या पेपर का रंग बदलने वाली बात तो वो होती है। अन्यथा शुष्क HCl गैस होता है तो लिटमस पेपर के रंग का परिवर्तन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नया क्वेश्चन पूछ रखा है हमको, क्षार का रंग कैसा होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो क्षार का रंग कैसा होता है बताएगा। तो फिनोल्फ्थालीन के साथ नीला और मिथाइल ऑरेंज के साथ पीला, फिनोल्फ्थालीन का साथ गुलाबी और मिथाइल ऑरेंज के साथ पीला, फिनोल्फ्थालीन के साथ पीला और मिथाइल ऑरेंज के साथ गुलाबी, फिनोल्फ्थालीन के साथ पीला और मिथाइल ऑरेंज के साथ नीला है। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। तो आपको पता होगा कि दोस्तों कि फिनोल्फ्थालीन जो होता है ये भी आपके पीएच वैल्यू को बताने के लिए यूज होता है। ये आपके प्राकृतिक होता है, प्राकृतिक पीएच इनको सूचक बोला जाता है। अब ये फिनोल्फ्थालीन है, ये फिनोल्फ्थालीन वगैरह जो होता है ये आपके कृत्रिम में आते हैं, कृत्रिम प्रकार के में आते हैं। तो क्षार का रंग में आपको पूछा गया है कि जब फिनोल्फ्थालीन की क्षार के साथ अभिक्रिया करती है तो वो रंग क्या रहती है, गुलाबी, और मिथाइल ऑरेंज के साथ उसका रंग पीला होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। फिनोल्फ्थालीन के साथ क्या होता है, उसका रंग गुलाबी होता है, और मिथाइल ऑरेंज जो होते हैं उसके साथ में पीला होता है। ये आपके कृत्रिम सूचक होते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि निम्न में से कौन सा अम्ल और क्षार के बीच में समानता है। वे परिरक्षकों के रूप में उपयोग किए जाते हैं, उनका पीएच 7 से कम है, अम्ल या क्षार को जल में मिलाने की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी होता है। तो आपको पता होगा कि जब भी अम्ल और क्षार को जल में घोला जाता है तो मिलाने की प्रक्रिया जो होती है वो ऊष्माक्षेपी होती है, ध्यान रखिएगा। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी होती है? जिस अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है वो आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो यही समानता होती है। लेकिन इसमें भी डिपेंड ये करता है कि प्रकृति अम्ल की या क्षार की कैसी है। अगर प्रबल है तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। बाकी अगर इसमें अगर बात करें कि अम्ल दुर्बल है तो उसमें ऊष्माक्षेपी नहीं होती है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। लिटमस विलियन कहाँ से प्राप्त होता है बताइएगा। तो लिटमस पेपर आपको ध्यान होगा आपके लाइकेन से मिलता है, ध्यान रखिएगा। लाइकेन से आपका लिटमस पेपर प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे उपधर्मी ऑक्साइड से। एल्यूमिनियम ऑक्साइड होते हैं प्रकृति में, कैसे होते हैं? तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? उदासीन, उभयधर्मी, अम्लीय या क्षारीय? तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो होता है प्रकृति में उभयधर्मी होती है, क्योंकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रकृति कुछ केस में इसमें अम्लीय भी पाई जाती है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की कुछ केस में क्षारीय प्रकृति भी पाई जाती है। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में उभयधर्मी प्रकृति का होता है, इसका ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं।
बताइए। वापस वही क्वेश्चन आप गए, उभयधर्मी प्रकृति का होता है SO2, CaO, N2O और ZNO। पहले वाले क्वेश्चन में देखिएगा तो यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड दिया था क्वेश्चन में, और यहाँ पर इस बार क्या दिया है आपका, उभयधर्मी प्रकृति। तो इसका आंसर क्या होगा, जिंक ऑक्साइड, ZNO। इस बात का ध्यान रखना है कि जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इनकी प्रकृति उभयधर्मी होती है, यानी कि अम्लीय प्रकृति के रूप में भी कार्य करता है और क्षारीय, इसलिए इनको उभयधर्मी प्रकृति का बोला जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इनमें से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड बनेगा। तो उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सा बनाता है, जिंक बनाता है, जिंक ऑक्साइड जिसको हम बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करता है। तो अम्ल और क्षार के साथ में कौन अभिक्रिया करता है, Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये मैंने पहले ही बता दिया है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, और आपका जिंक ऑक्साइड जो है, ये दोनों प्रकृति में क्या होता है, उभयधर्मी होता है, यानी कि दोनों अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। तो वापस उभयधर्मी वाली बात हो रही है, तो एम्फोटेरिक आपके उभयधर्मी को बोलते हैं, तो इसका आंसर एल्यूमिनियम ऑक्साइड होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 120, ऐसी कौन सी धातु ऑक्साइड है जो अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी अभिक्रिया करता है। तो धातु ऑक्साइड की प्रकृति पूछी गई है जो आपके अम्लों के साथ में क्षार के साथ में भी प्रतिक्रिया करता है, तो वो आपका कौन सा होगा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड जो होते हैं अम्ल और क्षार दोनों के साथ में अभिक्रिया करते हैं। वापस ये क्वेश्चन पूछा गया, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑक्साइड अम्लों के साथ क्षार के साथ में भी काम करेगा, तो ये कौन करेगा, उभयधर्मी। अगला क्वेश्चन है, वापस ये क्वेश्चन घुमा के आ गया वापस, तो एल्यूमिनियम इसका आंसर होगा। देखिए इस पर वही क्वेश्चन सेम रिपीटेड हुआ है ऐसा, इसमें भी सेम उभयधर्मी ऑक्साइड का क्या होगा, जिंक ऑक्साइड होगा। कौन सी धातु उभयधर्मी बना सकती है, तो आपको बताओ एल्यूमिनियम बना सकती है। अब आते हैं तत्वों के आवर्त वर्गीकरण, यानी कि आवर्त सारणी से जो क्वेश्चन आता है। दोस्तों आवर्त सारणी में जो क्वेश्चन आते हैं वो काफी, अगर आप एग्जाम के रवैये से देखो तो सबसे हार्ड जो क्वेश्चन बनते हैं केमिस्ट्री में, वो आपके आवर्त सारणी में से भी बनता है, क्योंकि आवर्त सारणी अपने आप में पीरियडिक टेबल जो टॉपिक है वो काफी लेंदी टॉपिक है, और इसमें से क्वेश्चन भी काफी कई बारी डीप भी पूछे जा सकते चुके हैं। तो इस टॉपिक को आप थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, एक दो तीन इसमें क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं हर एग्जाम में, और उसके अलावा आवर्त सारणी में क्वेश्चन भी डीप बनने की कई बार संभावना होती है। इसमें डायरेक्ट आपके पीरियडिक टेबल से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और उसके अलावा जो न्यूलैंड वगैरह के नियम है, उसके अलावा जो अन्य वैज्ञानिकों के नियम वगैरह वो भी इसमें पूछ लिए जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, आवर्त सारणी से न्यूलैंड के आवर्ती वर्गीकरण में 10वां तत्व किसके समान दिखता है। तो ये क्वेश्चन जो है, इनके करने के लिए आपको थोड़ा आपको डीप क्वेश्चन अब इसमें इसकी जानकारी होनी आवश्यक है, इसलिए क्वेश्चन थोड़े हार्ड होने शुरू हो जाते हैं। तो आवर्ती वर्गीकरण में न्यूलैंड का जो है 10वां तत्व किसके समान दिखता है, तीसरा, नौवां, चौथा या प्रथम। तो न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार क्या होता है, कि न्यूलैंड का अष्टक नियम यह कहता है कि जो, जैसे हम बात करें, जो पहला जो तत्व है और जो आठवां तत्व है, तो पहले तत्व के गुण आठवें तत्व के गुण के समान हो गई, ऐसा न्यूलैंड के नियम के अनुसार होता है, कि प्रकृति में आठवां तत्व और पहला तत्व ये दोनों समान होता है, ये न्यूलैंड का नियम कहता है। तो यहाँ पर एलिमेंट दिया है 10वां, तो 10वां एलिमेंट जो है आपका तीसरे के समान दिखेगा। उम्मीद है सबको समझ में होगा। देखिए पहला तत्व किसके समान दिखता है, आठवें के समान। हर आठवां तत्व क्या होता है, उसके समान दिखना शुरू होता है। पहला तत्व आठवें के समान, दूसरा तत्व नवे के समान, तीसरा तत्व 10वें के समान, इस तरीके से सीक्वेंस चलता रहता है। तो न्यूटन का आवर्तीकरण नियम यही कहता है कि पहला जो तत्व है वो और आठवां जो तत्व है उनके गुणधर्म आपस में समान होते हैं और प्रकृति में एक समान दिखते हैं, ऐसा न्यूलैंड ने कहा था। न्यूलैंड ने अपना अष्टक नियम भी दिया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम। न्यूलैंड की आवर्त तालिका में तत्वों को हेलोजनों के साथ रखा गया था।
हेलोजन ग्रुप आपको पता होगा दोस्तों, हेलोजन ग्रुप आपका होता है आवर्त सारणी में पीरियड टेबल 17वां ग्रुप जो है वो हेलोजन ग्रुप का होता है। अब आवर्त सारणी तत्वों का ये पूछा गया है कि हेलोजन का किसको रखा गया है, मैग्नीशियम, आर्सेनिक, फेरस और ये आपको सारे कोबाल्ट और निकल, ये आपको सारे ऑप्शन दे रखे हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो हेलोजन के न्यूलैंड के नियमानुसार हेलोजन ग्रुप में जो आपका कोबाल्ट और निकल है, जो आपका कोबाल्ट और निकल है, इनको आपस में साथ में रखा गया था न्यूलैंड की जो आवर्त तालिका है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, न्यूलैंड के अष्टक के नियमों में निम्न तत्वों में से कौन सा तत्व अंतिम था। तो न्यूलैंड ने जो अष्टक नियम दिए थे उसमें निम्न तत्व में कौन सा तत्व, अंतिम तत्व कौन सा था, ये आपसे पूछा गया है। तो न्यूलैंड ने जो अष्टक नियम दिया था उसके अनुसार अंतिम तत्व थोरियम था, इस बात का ध्यान रखिएगा, कौन सा था, थोरियम था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, लोहा जो कि गुणों में कोबाल्ट और निकल जैसा होता है को इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया, यह किसकी कमियों में से एक था। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि लोहा जैसे पदार्थ है या तत्व है, उनके गुणों को कोबाल्ट और निकल जैसे तत्वों को से इसको क्या रखा गया, दूर रखा था। क्योंकि आवर्त सारणी भी अलग अलग समय के अनुसार अलग अलग आगे, इसका भी जो अगर हम बात करें तो अलग अलग चरणों में इसकी भी जब आगे खोज हुई तो इसमें भी अलग अलग इसमें कमियां निकल के आई और अंतिम रूप से आधुनिक आवर्त सारणी बनने में काफी समय लगा था। क्योंकि ये अपने प्रारंभिक स्टेज में थी तो सब हर वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी थ्योरी रखी थी, मेंडलीफ ने अपनी अलग रखी थी, तो उसके अनुसार धीरे धीरे जब विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ी इसके बारे में अन्य अन्य रसायनों की जब खोज हुई, अन्य तत्व खोज हुई, तो उसके अनुसार अलग अलग इसमें जो वृद्धि है वो होती गई। तो अब इसमें ये पूछा गया कि जैसे कोबाल्ट और निकल के गुण क्या होते हैं, धात्विक गुण होते हैं, तो लोहे के गुण भी धात्विक गुण है। तो इस वजह से इसको क्या बोला, ये कमी किसकी थी, तो किसके नियम में ये ऐसा था, तो ये आपसे पूछा गया है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में तो ये कमी थी नहीं, न्यूलैंड के ओटक नियम में थी, डोबेनियर के त्रिक नियम में थी, या मेंडलेव की आवर्त सारणी में। तो इसका आंसर क्या होगा, न्यूलैंड का ऑक्टेव नियम यानी कि अष्टक नियम। तो न्यूलैंड का अष्टक नियम ध्यान रखिएगा कैल्शियम तक ही प्रभावी होता है, ध्यान रखिएगा। न्यूलैंड ने यह बताया था कि पहला तत्व और आठवें तत्व दोनों के गुण क्या होंगे, समान होंगे। लेकिन न्यूलैंड के ये नियम सिर्फ कैल्शियम तक ही लागू होता है, उसके बाद के तत्वों में लागू नहीं हो पाया। क्योंकि इन्होंने जो अपने गुणधर्म में जैसे लोहा और कोबाल्ट निकल है, तो ये सारी धातु है, इनको अलग अलग ग्रुप में रख दिया, इस वजह से ये इनके गुण मैच नहीं हो पाए, इसलिए ये इनकी एक कमी थी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, न्यूलैंड के न्यूलैंड के ऑक्टेव नियम के अनुसार प्रकृति में कितने तत्व मौजूद है। तो न्यूलैंड के नियम के अनुसार 56 तत्व मौजूद है प्रकृति में, ऐसा उन्होंने बताया था कि 56 है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, किसने यह खोजा कि हर आठवें तत्व के गुण पहले के समान है। तो ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, न्यूलैंड का जो अष्टक नियम था वो ये कहता है कि हर आठ तत्व गुण पहले के समान होंगे। और ये नियम कहाँ तक लगता है, 20 तक ही लगता है, यानी कि आप कैल्शियम तक ही लागू होता है। और एक चीज के बारे में और मैं जानकर बताता हूँ कि इसमें न्यूलैंड के नियम अनुसार टोटल तत्व कितने थे, 56 थे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, न्यूलैंड, मेंडेलीव और मेयर नामक वैज्ञानिकों ने का विकास किया था। तो सभी ने आवर्त सारणी का किया था, ठीक है। न्यूलैंड, मेंडलीव, मैंने बताया ना अलग अलग चरणों में इसकी जो आवर्त सारणी बनी थी अलग अलग चरणों में बनी थी, क्योंकि हर वैज्ञानिक ने अपना मत रखा था, तो इसलिए इसमें धीरे धीरे सुधार होता गया। तो इसमें इन्होंने आवर्त सारणी की खोज की थी, ये सभी को पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ऑक्टेव के न्यूलैंड नियम के अनुसार जो गुणों में कोबाल्ट और निकल जैसा है इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया है, तो लोहा। न्यूलैंड ने नियमों में आपको पता होगा कि कोबाल्ट और निकल जो थे वो दोनों धातु थे, लेकिन इसको लोहे से दूर रखा गया, तो ये इनकी एक कमी थी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, न्यूलैंड के अनुसार प्रकृति में कितने तत्व मौजूद है, तो 56। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अब इन्होंने डायरेक्ट इसमें सन पूछ लिया, देखिएगा। सन में न्यूलैंड ने परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम के अनुसार, एक चीज का ध्यान रखिए, न्यूलैंड ने परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम के अनुसार तत्वों की व्यवस्था की थी, इस बात का ध्यान रखिएगा।
तो न्यूलैंड ने जो है अपना तत्वों की व्यवस्था किसके अनुसार की थी, तो परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम के अनुसार। किसके अनुसार की थी, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते। तो परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते द्रव्यमान जो है उसके अनुसार तत्वों की व्यवस्था की थी, किसने की थी, न्यूलैंड ने। इन्होंने पहले को 8वें के समान बताया था। अब इसमें डायरेक्ट आपको क्या पूछा गया है, सन पूछा गया है किसमें इसकी खोज हुई थी, तो आपका 1864 है। कई बार ये डायरेक्ट आपको सन भी पूछ लेते हैं कि किस सन में आपकी खोज हुई थी, तो ये हुई थी 1864 में, जो थी न्यूलैंड ने अपना अष्टक नियम दिया था। न्यूलैंड के अष्टक नियम किस पर लागू होते हैं, लास्ट मैंने बताया कैल्शियम पर। न्यूलैंड का अष्टक नियम सिर्फ कैल्शियम के तत्व तक ही लागू होता है, ध्यान रखिएगा। और न्यूलैंड के नियम के अनुसार टोटल तत्व कितने थे, 56 थे, और इन्होंने 1864 में अपना नियम दिया था। आगे क्वेश्चन हम देखते हैं, वही सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अष्टकों का नियम के नियम तक लागू हो पाया तो कैल्शियम तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, न्यूलैंड सिद्धांत केवल कहाँ तक लागू था, तो इसका भी आंसर क्या होगा, कैल्शियम आपका। अब यही सेम क्वेश्चन पीछे जो हमने किया था वही रिपीट हुआ है कि न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार लोहा जो गुणों में किसके समान दिखता है, इसके से दूर रखा गया। तो लोहा से दूर किसको रखा गया था, बताइए। तो कोबाल्ट और निकल है, कोबाल्ट और निकल को लोहे से दूर रखा गया था। दोस्तों, आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। उम्मीद है आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, पहले जय हिंद जय भारत।